मेड ने तुरंत उनका स्वागत किया और माफी मांगी कि उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन लेडी फेनेलिया, जो अभी अभी कास्टल पहुंची थीं, उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी विजिट की सूचना नहीं दी थी। एरियल को याद आया कि फेनेलिया एक और कॉन्क्यूबाइन थी। लेवाना ने कहा कि अगर उन्हें पहले से विजिट के बारे में पता होता तो वे कुछ तैयारी कर लेती। लेकिन मिसेस फेनेलिया ने कहा कि वह लेवाना से प्राइवेटली बात करना चाहती थी। लेवाना यह नहीं समझ पाई कि फेनेलिया उनसे मिलने क्यों आई थी। उन्हें लगा कि बात गंभीर होगी। लेकिन जब लेवाना सीरियस बातचीत का इंतजार कर रही थी, फेनेलिया ने उनसे माफी मांगी। लेवाना चाय पीते हुए यह सुनकर चौंक गई। खुद को संभालते हुए उन्होंने फेनेलिया से पूछा कि उनका मतलब क्या है। फेनेलिया ने माफी मांगी कि उन्होंने प्रिंस एरियल के बर्थडे बैंक्वेट में ठीक से बिहेव नहीं किया। फेनेलिया सच में गिल्टी फील कर रही थी। फेनेलिया ने बताया कि पहले जब युद्ध अपने चरम पर था, उनकी कैंचेस्टर फैमिली ने विक्ट्री में सबसे बड़ा योगदान दिया था। पूरे एम्पायर में ऐसा कोई नहीं था जिसने उनके परिवार का नाम न सुना हो। लेकिन वह सब अब बीते समय की बात थी। अब क्योंकि हाल ही में परिवार में युद्ध के लिए कोई स्ट्रांग लड़के पैदा नहीं हुए थे, उनकी ग्लोरी जल्दी फेड हो गई। रूमर्स फैलने लगे कि उनके परिवार की फाइनेंशियल हालत पिछले कुछ सालों में खराब हो गई थी। मिसेस लेवाना ने पूछा कि क्या फेनेलिया अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आई थी। फेनेलिया ने माना कि उनका परिवार सच में कर्ज में डूबा हुआ था और एम्प्रेस ने उन्हें ये करने के लिए फोर्स किया था। फेनेलिया ने कहा कि उनके परिवार की वजह से ही बजट में कमी आई थी। उसी पल फेनेलिया ने अपना मनी बैग निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। लेवाना ने पूछा, ये क्यों? फेनेलिया ने कहा, यह समस्या को सॉल्व करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं इसे आपको देना चाहती हूँ। फेनेलिया ने कहा कि वह वास्तव में रिग्रेट करती हैं और यह भी कहा कि वह माफी की उम्मीद नहीं कर रही। फेनेलिया ने लेवाना से कहा कि वह अपनी हेट्रेड सिर्फ उन पर डायरेक्ट करें। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और थोड़ी दूरी पर फेनेलिया की बेटी खड़ी हुई थी। लेवाना ने तुरंत समझ लिया कि फेनेलिया सिर्फ अपनी बेटी को इंपीरियल फैमिली के बाकी मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट से बचाना चाहती थी। लेवाना ने कहा, ठीक है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम इसमें से किसी भी चीज के लिए गिल्टी नहीं हो। फेनेलिया ने कहा कि उन्हें उनके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। लेवाना ने साफ कहा कि इस समय हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सब समझ में आता है और वह उनके परिवार से कोई गुस्सा नहीं रखती। लेवाना ने मनी बैग वापस देते हुए कहा कि यह उनके बीच इंटीमेसी का एक प्रूफ है। उन्होंने फेनेलिया से कहा कि वो इसे एक गिफ्ट की तरह समझें। लेवाना ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके महलों में जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो इसलिए थी क्योंकि लेवाना पहले एम्प्रेस की सर्वेंट थी। एरियल इस इंफॉर्मेशन को सुनकर शॉक्ड था। अब उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ को इतना पोरली क्यों देखा जाता था। वह कमरे में इधर उधर हिलने लगा, सोचते हुए कि उसकी माँ की लाइफ कितनी मुश्किल थी। एरियल की नैनी यह भी नहीं समझ पा रही थी कि वो प्रिंस को कैसे शांत करे। मेड ने पूछा कि क्या वह ठीक है। एरियल ने उनकी चिंता देखकर एक हैप्पी फेस बनाया ताकि वह अपसेट न हो। नैनी को समझ में आ गया कि यंग प्रिंस का मूड खराब है। फिर नैनी कुछ एक्सरसाइज के लिए प्रिंसेस केनिया के साथ चली गई। जब सब बिजी हो गए तो एरियल ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपनी माँ और फेनेलिया की कॉन्वर्सेशन फिर से सुनने का फैसला किया। बातचीत अब इस पर थी कि लेवाना ने कैसे कहा कि वह एम्प्रेस के ऑपरेशन से बच नहीं सकती, लेकिन उनके पास एरियल है और इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक एरियल बड़ा नहीं हो जाता वह उसे प्रोटेक्ट करेंगी और एम्प्रेस को अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इस पल में लेवाना पहले से कहीं ज्यादा सीरियस थी। उन्होंने फेनेलिया से कहा कि वह उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। फेनेलिया ने महसूस किया कि वे कंस्पिरेसी से कुछ ज्यादा एक यूनियन बना रही थी। फेनेलिया ने सोचा कि अगर कोई कभी कॉर्नर्ड हो जाए तो कम से कम एक हेल्पिंग हैंड होगी और यही इस यूनियन का मतलब है। एरियल इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि उसकी माँ ये सब जानती है। उन्हें एम्प्रेस और कॉन्क्यूबाइंस के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पता था, लेकिन अब वह क्या करेंगी। एरियल ने सोचा कि उसे पहले से ही इन सब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे ही वह यह सोच रहा था, वही लड़की उसके पास आई। वह समझ नहीं पाया कि वह कहाँ से आई। उसने सोचा कि वह क्रेडल में प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन लड़की ने बस उसके बेड पर चढ़कर उसके गाल को खींचना शुरू कर दिया। उसे यह करते हुए बहुत मजा आ रहा था। एरियल ने सोचा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो तुम मेरे गाल पिंच करती रहो। एरियल ने सोचा कि कोई तो उसे बचा ले। तभी मेड दौड़ती हुई आई और कहा, हमारा एरियल कितना प्यारा है। एरियल को समझ में आ गया कि अब सब खत्म हो गया। नैनी ने कहा कि प्रिंसेस को एरियल से मिलने बार बार आना चाहिए। प्रिंसेस ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे एरियल से मिलना बहुत अच्छा लगेगा। एरियल को कहीं से भी मदद नहीं मिली और समय बीतता गया। अब एरियल 30 महीने का हो चुका था। जल्द ही एरियल का तीसरा जन्मदिन आने वाला था। उसे लगता था कि जिंदगी कितनी तेजी से निकल रही है। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वह ठीक से बोल नहीं पाता। भले ही सब यही सोचते हों कि वह अभी बच्चा है, लेकिन उसे अडल्टहुड तक जीकर सब कुछ सीखना था। उसने अपनी 45वीं लाइफ को याद किया, जहां उसने सिर्फ 10 मिनट में एक लड़की को सेड्यूस कर लिया था। उसे लगा कि एक आदमी को एलोक्वेंट होना चाहिए। तभी प्रिंसेस केनिया उसके कमरे में आ गई। वह भागती हुई आई और एरियल से मिलने लगी। एरियल ने उससे बचने की कोशिश की और छिपने का फैसला किया, लेकिन भले ही उसने कोशिश की हो, प्रिंसेस केनिया ने उसे जल्दी से ढूंढ लिया। एरियल अपसेट और डिप्रेस्ड हो गया, लेकिन प्रिंसेस केनिया बस उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी।
एरियल ने मना करना चाहा, लेकिन प्रिंसेस ने उसे खींचते हुए एक बड़े कमरे में ले गई। एरियल ने समझा कि फेनेलिया की विजिट के बाद से प्रिंसेस केनिया उससे अक्सर मिलने आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यह नैनी की कही बातों की वजह से है। फिर भी उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि यही तरीका था जिससे उसकी माँ लेवाना और फेनेलिया एक स्ट्रांग फ्रेंडशिप बना सकती थी। मेड ने हमेशा कहा कि एरियल बहुत लकी है कि उसकी एक अच्छी बहन है। केनिया ने कहा, भले ही एरियल अभी छोटा है, मैं उसके साथ खेलूंगी और उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन जब वह बड़ा होगा उसे मेरा ध्यान रखना होगा। उसने एरियल से वादा करने के लिए कहा। एरियल ने अग्री किया और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि केनिया उससे इतनी obsessed क्यों थी। तभी केनिया ने कहा कि वह उसे अडोर करती है, क्योंकि लियोनेल और मेरिल की तुलना में एरियल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। केनिया ने एरियल को गोद में उठा लिया और कहा कि अब प्ले टाइम शुरू होगा। वह उसे अपने साथ खेलने की जगह तक ले जाने लगी, लेकिन एरियल सफोकेट होने लगा और उसने मदद मांगी। केनिया के एंटुराज में से एक मेड ने कहा कि प्रिंस एरियल को ऐसे उठाने से उसे चोट लग सकती है। मेड ने केनिया से एरियल को नीचे रखने के लिए कहा। मेड ने बताया कि भले ही वह प्रिंसेस हों, लेकिन वह अभी भी एक बच्ची हैं और उन्हें हैवी चीजें नहीं उठानी चाहिए। एरियल ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि वह बच गया, लेकिन प्रिंसेस केनिया खुश नहीं थी। उन्होंने जोर से कहा कि वह खेलना चाहती हैं। मेड ने कहा कि वह ड्राइंग कर सकती हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है। केनिया ने कहा कि वह इन सब चीजों से थक चुकी हैं, यह सब बहुत बोरिंग है। केनिया ने स्टिक उठाते हुए कहा कि वह सोर्ड चलाना सीखना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई काइल को ऐसा करते देखा था। एरियल ने देखा कि केनिया स्टिक से प्रैक्टिस कर रही थी। उसने देखा कि उनका बॉडी बैलेंस अच्छा था, भले ही वह एक साधारण लकड़ी पकड़ रही थी। एरियल फेंसिंग बहुत पसंद करता था और उसे वह सेंसेशन मिस होने लगी। प्रिंसेस ने कहा कि वह फेंसिंग सीखना चाहती है ताकि वह स्ट्रांग बन सकें और नाइट्स को हरा सकें, लेकिन मेड ने कहा कि प्रिंसेस फेंसिंग नहीं सीख सकती। यह सुनकर केनिया अपसेट हो गई। उन्होंने पूछा, जब मेरे भाइयों काइल और लियोनेल को यह सीखने दिया जाता है तो मुझे क्यों नहीं? मेड ने कहा कि प्रिंसेस को अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, प्रिंसेस को एलिगेंट और फेमिनिन रहना चाहिए। लेकिन तभी मेड ने देखा कि उनकी सोर्ड गायब थी। केनिया ने सोर्ड उठा ली थी और कहा कि वह फेंसिंग सीखेंगी और यह तय है। मेड ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि कम से कम वो सोर्ड शीथ से प्रैक्टिस करें, लेकिन केनिया अपनी बात पर अड़ी रही। एरियल वहां खड़ा यह सब देखकर खुश था। उसे अपनी छोटी बहन केनिया पहले से ज्यादा पसंद आने लगी थी। एरियल अब 5 साल का हो चुका था। वह हॉर्स राइडिंग सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह सिर्फ एक टॉय हॉर्स पर सवार था, क्योंकि वह अभी भी बच्चा था। मेड ने एरियल से पूछा कि क्या वह असली घोड़े की सवारी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रिंस का जवाब था कि वह सिर्फ अपने खिलौने वाले घोड़े की सवारी करना चाहता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मेड ने कहा, सभी लड़कों को हॉर्सेस और सोर्ड्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए और तुम्हारे लिए भी यह सही समय है। मेड एरियल को लेकर बहुत चिंतित थी। वह चाहती थी कि वह मजबूत बने, लेकिन एरियल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि एक सफेद घोड़े पर प्रिंस वाली बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। नैनी को एरियल को इस तरह देखकर अफसोस हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एरियल ने सोचा कि जितनी भी जिंदगियां उसने जी हैं, उनमें उसकी एक्सट्रीम टैलेंट ने हमेशा उसे मुसीबत में डाला। जब उसने फेंसिंग में परफेक्शन हासिल की तो उसे हर समय दूसरों से मुकाबला करना पड़ा। जब वह मैजिक में स्किल्ड हुआ तो उसे उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उसे नष्ट करना चाहते थे। एरियल ने सोचा, इतनी सारी स्किल और टैलेंट बस कॉन्फ्लिक्ट ही लाती हैं। मेड चाहती थी कि एरियल प्रोडक्टिवली काम करे, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और मेड की नजर उससे हटी, एरियल तुरंत बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा, काम करना लूजर्स का काम है। एरियल अक्सर रोता रहता और दूसरों से तरस की भीख मांगता, लेकिन असल में वह सिर्फ स्टडी नहीं करना चाहता था। मेड ने कहा कि एरियल अब 5 साल का हो चुका है और यह सही उम्र है दुनिया को हर एंगल से समझने की। एरियल ने मेड को जवाब दिया, मुझे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेड ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुमने कई जिंदगियां जी हो। यह सुनकर एरियल चौंक गया। उसे लगा कहीं मेड ने उसका सीक्रेट तो नहीं जान लिया। उसने जल्दी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और कुर्सी के बाजू पर लेट गया। एरियल को लगा कि उसने पहले ही बहुत मेहनत कर ली है। वह पढ़ाई और सीखने से थक चुका था, लेकिन मेड उसे लाइब्रेरी ले गई और उसे बताया कि इंपीरियल लॉज के हिसाब से बच्चों को 5 साल की उम्र से ही सीखना शुरू करना जरूरी है। मेड ने उसे कुछ बुक्स दी। एरियल ने किताबों की ओर देखा और सोचा, ये इतनी सारी किताबें क्यों हैं? क्या मुझे सच में इन सभी को पढ़ना होगा? जैसे ही उसने किताबें हाथ में लीं, उसने उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। ये वही था जो उसे किताबों के साथ करना पसंद था, लेकिन मेड ने उसे टोका, तुम्हें इन्हें पढ़ना है, घुमाना नहीं। एरियल ने किताबें उठाकर उनसे घर बनाने शुरू कर दिए। मेड ने कहा, तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लोग चाहते हैं और उन्हें नहीं मिलती। तुम्हें इन किताबों का सम्मान करना चाहिए। ये ज्ञान तो बचपन में मुझे भी पेला गया था। मेड ने एरियल से सीधे बैठने को कहा, लेकिन एरियल बस यही सोच रहा था कि वह अपने कमरे से बाहर कैसे निकल सकता है। उसने अपना तरीका ढूंढ लिया। वह फर्श पर लेट गया और जोर जोर से रोने लगा, यह दिखाने के लिए कि वह पढ़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे में आई, उसका ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सर्ट खत्म हो गया।
उसे बैठकर पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। एरियल को एहसास हुआ कि अब उसे सीखना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन वह सोच रहा था कि जितना वह कोशिश करेगा उतना ही वह लोगों को खतरे में डाल देगा। एरियल ने सोचा, कॉन्क्यूबाइन और एम्परर के बेटे के रूप में जितना ज्यादा मैं टैलेंटेड बनूंगा उतनी जल्दी लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहेंगे। यह सब उसे अनफेयर लगता था, लेकिन उसने ये मान लिया कि उसका भविष्य पहले से तय है। उसने सोचा, सबकी भलाई के लिए मुझे कमजोर रहकर ही जीना होगा। जब वह ड्रूल करने लगा तो मेड ने उसे टोका और कहा कि उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि अगर एरियल ऐसा करता रहा तो उसकी मां नाराज हो जाएगी, और यही वह चीज थी जो एरियल अपने नए जीवन में नहीं चाहता था। एरियल को एहसास हुआ कि उसे अब मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वह सब कुछ सीखेगा, बस फेंसिंग नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे असैसिनेट करने की कोशिश ना करे। उसका मैजिक सीखने का भी कोई इरादा नहीं था। एरियल सोचने लगा कि अगर वह ना फेंसिंग सीखेगा और ना मैजिक, तो बड़ा होकर आखिर करेगा क्या। लेकिन उसकी ये उम्मीदें ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक हफ्ते बाद उसकी नैनी ने कहा कि एरियल को मैजिक सिखाने के लिए एक टीचर आ रहे हैं। ये सुनकर एरियल ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि वह विजर्ड नहीं बनना चाहता था। उसने सोचा कि अगर कोई विजर्ड उसकी मोना को सेंस कर लेगा तो वह तुरंत समझ जाएगा कि उसकी मैजिक अभी दुनिया की सबसे ताकतवर मैजिक है। वह किसी भी तरह अपनी एबिलिटीज को छिपाना चाहता था। नैनी ने एरियल को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। वह उसका हाथ पकड़कर रूम तक ले गई और बोली, डरो मत, सब कुछ जल्दी और बिना दर्द के खत्म हो जाएगा। जैसे ही एरियल ने रूम में कदम रखा, उसने टीचर के चेहरे पर एक हैरानी भरा एक्सप्रेशन देखा। एरियल ने देखा कि टीचर के शरीर पर मोना हर जगह मौजूद था, लेकिन वह सोचने लगा कि टीचर की नजरों में वह कैसा दिख रहा होगा। उसी समय टीचर पास आए और एरियल को टच करना शुरू किया। नैनी ने कहा कि एरियल स्पेशल है, लेकिन टीचर ने कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं है और ये बस थोड़ा अजीब है। टीचर ने कहा कि वह एरियल की मोना को महसूस ही नहीं कर पा रहे। नैनी ने कहा कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन मेज ने कहा कि उसने अपनी मोना का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस की वेन्स को पढ़ा, लेकिन उसे एक बूंद मोना भी नहीं मिली। एरियल मन ही मन हंस पड़ा। उसने अपनी मोना को इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि सर्कुलेशन पूरी तरह रुक गई थी। फिर उसने मोना को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट किया और सारी एनर्जी रिलीज कर दी। मेज का रिएक्शन देखकर एरियल ने तुरंत मोना को रोक दिया और राहत की सांस ली। टीचर ने कहा, अगर मोना है ही नहीं तो उसे देखना भी इम्पॉसिबल है। हालांकि इस सब के नुकसान भी थे। टीचर ने कहा कि आमतौर पर वह कॉमनर्स में भी थोड़ा बहुत मोना डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एरियल में कुछ भी नहीं है। एरियल को लगा कि उसने सही किया या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन वह जानता था कि उसने अपनी मां को निराश कर दिया है। वह सोच रहा था कि सबको यही लगना चाहिए कि वह एक कमजोर और अयोग्य बच्चा है। उसने मन ही मन अपनी मां से माफी मांगी कि वह इतना इनकॉम्पिटेंट बेटा है। घर में एरियल के लिए फेंसिंग सिखाने के लिए एक नया मेंटोर आया। मेंटोर का नाम था लैनफील्ड टगन। उन्होंने कहा कि अगर एरियल ने कड़ी मेहनत की तो वह उतना ही मजबूत बन सकता है जितना वह खुद है। एरियल ने सोचा कि लैनफील्ड बहुत कमजोर है। एरियल ने अपने 100 जिंदगियों के जीवन में अनगिनत लड़ाइयों में भाग लिया था और उसका शरीर उन खतरनाक बैटल्स में हार्डन्ड हुआ था। लैनफील्ड जैसे लोग उसके टैलेंट के सामने कहीं नहीं टिकते। एरियल ने लैनफील्ड से ट्रेनिंग शुरू करने को कहा। टीचर ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसने मेहनत की तो वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत बन सकता है। एरियल ने कहा कि वह बेसिक्स से शुरू करना चाहता है, क्योंकि वह कुछ मुश्किल नहीं करना चाहता। लैनफील्ड ने एरियल को बताया कि फेंसिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस सबसे जरूरी है। उन्होंने एरियल को एक स्टंप पर खड़ा कर दिया और कहा कि उसे अपना बैलेंस बनाए रखना होगा, लेकिन एरियल ने दिखाया कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। ट्रेनर ने कहा, हाइट ज्यादा नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी। फिर भी वह बैलेंस बनाने में फेल हो गया। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस शुरू हुई, लेकिन इसमें भी एरियल सफल नहीं हुआ। आखिरकार लैनफील्ड ने सोचा कि अब उन्हें सोर्ड विल्डिंग और एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए, जहां हमारे हीरो ने फिर से बहुत खराब परिणाम दिखाए। उसने अपने मेंटर से पूछा कि क्या वह सच में इतना बेकार है, लेकिन नाइट ने उसे समझाया कि चिंता मत करो, ये तो सिर्फ पहली ट्रेनिंग है। सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए ही इंप्रूवमेंट संभव है। जब हमारा हीरो अपने मेंटोर से बात कर रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि जितने मीडियोकर उसके रिजल्ट्स होंगे उतनी जल्दी ये बातें फैलाई जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं, रूमर्स बहुत तेजी से फैलती हैं। जल्द ही हर जगह यह कहा जा रहा था कि हमारे हीरो की क्षमता एक बर्फ के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। लोग कहने लगे कि हमारे हीरो का शरीर इतना कमजोर है कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है। वह फेंसिंग के लिए बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। एम्प्रेस यह सुनकर खुश थी, लेकिन सिर्फ हमारे हीरो को पता था कि ये रूमर्स उसके दुश्मनों को शांत कर सकते हैं।